हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग बहुत सारे इस चैप्टर का टॉपिक देखे हैं और आज का मेन फोकस रहेगा कि पार्ट टू में जो जो रिक्वायर्ड टॉपिक रहेगा उसको थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। और एक क्योंकि नया बुक है तो इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न से समझते हैं ताकि घर पे जाके याद न करना पड़े। आप ध्यान से वीडियो देखोगे और याद रखोगे, जब भी वीडियो देखोगे कॉपी के साथ देखोगे ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे तो लिख लोगे। प्रैक्टिस करना ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, अब आते हैं बालक की हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे। ठीक है, बालक और बालिका दोनों लोग के लिए लाइन है। नन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? देखिए, नन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में एक बात आपको क्लियर बता दूं कि इसका स्टॉक जो होता है, जैसे मान लो स्टॉक है, ये लिमिटेड नहीं होता, ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है मतलब इसको आप मतलब अपने यूज के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अननेसेसरी वे में यूज करोगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करोगे क्योंकि इसका स्टॉक लिमिटेड होता है। दूसरी बात की है, इन्वायरमेंट को डैमेज भी करता है और इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल आपको पता है, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, मिनरल से एग्जाम्पल होंगे। तो देखते हैं कि क्या यही चीज है। नन रिन्यूएबल रिसोर्स आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। मतलब इसका एक और बात याद रखो कि इसका जो फॉर्मेशन रेट होता है वो काफी स्लो होता है, जबकि इसका कंजम्पशन रेट होता है, मतलब इसको अगर यूज करने पे आओगे तो वो काफी फास्ट होता है। तो फॉर्मेशन रेट, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और इसको बर्बाद करने पे आएंगे, कोल को जलाने पे आएंगे तो कुछ चंद घंटों में हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसका स्टॉक लिमिटेड है, इसका फॉर्मेशन रेट स्लो होता है, कंजम्पशन रेट ज्यादा फास्ट होता है और इसलिए ये क्या है, नन रिन्यूएबल रिसोर्स और इन्वायरमेंट भी डैमेज करता है। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट द रेट वी यूज देम। मतलब जिस रेट से हम यूज करते हैं, जिस रेट से कंजम्पशन करते हैं, उस रेट से हम इसको रिगेन नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल इसका है, फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, मेटल्स है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब जो है नन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स। क्योंकि देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे माइंस है, कोल रिजर्व्स भी अच्छी खासा है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अगर इस रेशियो से वो यूज करेंगे कोल को तो कोल खत्म हो जाएगा। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेट्स। मतलब देखिए, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो इन सारे लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक पाई चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, इसमें रफली 78% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। मतलब कोल को बर्न करके या कोई नेचुरल रिसोर्स को जला करके हम एनर्जी गेन करते हैं, तो उसका स्टॉक लिमिटेड हो, खत्म हो जाएगा आफ्टर फ्यू इयर्स। लेकिन जो हम लोग 22% जो प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, उसका ये अमाउंट लिमिट नहीं है। तो हमको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एज अ कंट्री फुलफिल करनी होगी रिन्यूएबल रिसोर्स से। इस बात को आप ध्यान से रखोगे माइंड में। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं, जैसे एक आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। कहाँ कहाँ नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। नेचुरल रिसोर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लैनेट और इवन विद इन द कंट्रीज। जो नेचुरल रिसोर्स है आर नॉट इवन, मतलब इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया अक्रॉस आवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन सब चीजों को वो सॉर्ट आउट करते हैं। नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स है नन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से? एक है आपका नन रिन्यूएबल है और दूसरा है रिन्यूएबल। ठीक है, एक क्या है नन, नन रिन्यूएबल मतलब जिसका स्टॉक क्या है, जिसका स्टॉक लिमिटेड है, जो जल्द खत्म हो जाएगा। और रिन्यूएबल मतलब जिसका स्टॉक अनलिमिटेड है, जो खत्म ही नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से। एग्जांपल के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप ले सकते हो, विंड एनर्जी लोगे, ठीक है, जियो थर्मल ले सकते हो। और रिन्यूएबल रिसोर्स को क्लासिफाई किया, रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन यूज्ड। एग्जांपल कोल, रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ओवर यूज। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये रिसोर्सेज दैट आर ऑलवेज अवेलेबल, एग्जांपल विंड एंड वाटर, एक खत्म नहीं होगा। विंड एंड वाटर किसी भी कंडीशन में अर्थ से खत्म नहीं हो सकता। और रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग नन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल बोलते हैं और रिन्यूएबल को नन कन्वेंशनल बोलते हैं। नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फॉर्मेशन रेट काफी स्लो होता है, कंजम्पशन रेट फास्ट होता है। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्स का फॉर्मेशन रेट भी फास्ट होता है, कंजम्पशन रेट फास्ट रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब आते हैं एक पॉइंट पे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने बोला था कि पाई चार्ट के थ्रू हम दिखाएंगे आपको कि कोल जो है, कोल से 59% हम लोग किस चीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। 2% न्यूक्लियर एनर्जी से, 1% ऑयल से, 9% नेचुरल गैस से, 17% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और जो 12% है वो किस चीज से, ये आपका जो डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे। ये अपडेटेड डेटा है, तो इस चीज को आप माइंड में रखोगे। ऐसा आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लोगे ताकि 1 मार्क क्वेश्चन को आसानी से आप लोग टारगेट कर सको। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकेटिंग लोकेटिंग इंडस्ट्री नियर नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड 5 की स्ट्रेटजीज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, एक क्यों नेचुरल रिसोर्स जहां पर पाया जाता है वहीं पर लोकेट होता है। शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो जेआरडी टाटा थे, उन्होंने सबसे पहली बार इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश की थी कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्स था। लेकिन बाद में उन्होंने साक्षी, जो आज का जमशेदपुर है, वहां पर सेटअप किया। इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि अगर कहीं पर नेचुरल रिसोर्स है तो आपको रॉ मटेरियल्स के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट पॉइंट, आपका टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा। तो ये एक मेन रीजन होता है मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक तो माइंड में कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज रहेगा, बगल के जगह पे अगर आपका पाया जा रहा है कोई रिसोर्स, आसानी से हम उसको ला सकते हैं। By being close to raw materials, companies drastically reduce the expenses and logistic requirement to haul heavy or bulky goods to manufacturing sites। मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में जहां बन रहा है वो गुड्स, वो हेवी और बल्की गुड्स को आसानी से आप ला सकते हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, immediate access to material allow for faster process which reduce the need for large costly storage facilities and limits material spoilage। मतलब मटेरियल्स बर्बाद होने से बच जाते हैं। याद रखोगे, जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो बर्बाद होने से आसानी से बच जाते हैं। इसके बाद है स्टेडली रिसोर्स सप्लाई स्टेबली, मतलब बिना कोई रुकावट का आसानी से मैन्युफैक्चरिंग साइट तक रिसोर्स का सप्लाई हो जाता है। तो इस कंडीशंस में हम रिसोर्स को वाइडली यूज कर सकते हैं। लोअर्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, शॉर्टनिंग द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेस, रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड एनर्जी कंजम्पशन एसोसिएटेड विद द लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो लंबा टाइम लगता है उससे रुक जाएगा। बूस्टेड लोकल इकोनॉमी, आसपास के लोग जो है उनको इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटीज मिलता है और डिफरेंट वर्क करते हैं, उनसे उनकी इकोनॉमी जनरेट होती है। मान लीजिए एज अ वो लेबर ही काम कर रहे हैं, तो उससे उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। ये मेन रीजन होता है कि अगर आसपास कोई रॉ मटेरियल्स पाया जा रहा है तो वहां पर इंडस्ट्रीज को लोकेट करते हैं, और इससे इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन काफी आसानी से होता है, फास्ट होता है, डिले नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। ये बात को माइंड में लॉक कर लोगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कितने कंट्री से फ्लो करती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो 3 कंट्री से ट्रांस बाउंड्री, मतलब 3 कंट्री से, एक कंट्री में नहीं फ्लो करती है। और वो है चाइना, जिसको तिब्बत बोलेंगे, इंडिया और बांग्लादेश। चाइना में इसको सैंगपो बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। बिकॉज इट क्रॉसेस बॉर्डर मैनेजिंग इट्स वाटर रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। क्योंकि इन्होंने, जो ब्रह्मपुत्रा है 2-3 कंट्री से फ्लो करती है, तो इसके वाटर को मैनेजमेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबके पास रहेगा। शेयर्ड रिसोर्स, याद रखोगे अगर कोई रिवर किसी मतलब 2 या उससे ज्यादा स्टेट से फ्लो कर रहे हैं, तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उन सारे स्टेट्स को मतलब फुलफिल होगी, उन सारे स्टेट की, जिन स्टेट से वो रिवर फ्लो कर रही है। या एक और पॉइंट कि अगर कोई रिवर मतलब 2-3 कंट्री से फ्लो कर रही है, तो उस कंट्री की 2-3 कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, बशर्ते कि आपकी हरकतें सही हो। अब पाकिस्तान जैसे हरकतें करके आप उम्मीद करते हो कि आपको इंडस का पानी मिल जाएगा, तो आप इसके लायक नहीं है। सिंपल सी बात। जैसे इंडस का पानी रोक करके पाकिस्तानियों को क्या किया हम लोग, थोड़ा सा वो प्यासे मार रहे हैं ना, मरना है उन लोग का बनता है भाई, उन लोग का बनता है। Shared resource, it is not owned by one nation, so countries must work together to share it fairly। मतलब कंट्री जो है एक साथ एक फेयरली वो शेयर करे। डाटा एक्सचेंज, countries share information about water levels and rainfall to help each other prevent flood disaster। मतलब जैसे आपके पास बारिश कितना हुआ, जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट हो रहे हैं, इन सारे चीज का डिटेल रखने से आप डिजास्टर, फ्लड जैसी चीजों से बच सकते हैं। No fixed treaty, there is no permanent water sharing treaty, so cooperation relies on mutual agreements and trust between the 3 countries। मतलब ये अभी जैसे चाइना, इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के कोई जो म्यूचुअल ट्रीटी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के
के बीच में इंडस रिवर को लेकर के 1960 में ट्रीटीज था, और तो पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से खत्म किया। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई इसके वाटर को लेकर के ट्रीटीज नहीं है। बट याद रखो कि जो पावरफुल नेशन होते हैं वो अपने डैम बना करके वाटर मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करता है, हर पावरफुल नेशन। किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। To analyze natural resource in India, we can look at the distributions of coal, a बोला कि mineral resource and water a vital natural resource। जैसे कोल जो है वो क्या है, एक मिनरल रिसोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक कन्वेंशनल रिसोर्स है जिसका स्टॉक लिमिट्स है, और मैक्सिमम कोल का डिपोजिशन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में झरिया, बोकारो, रानीगंज जैसे जगह पे। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, रिसोर्स के अगर हम कोल की बात करें, इसके प्राइमरी कंसंट्रेशन की बात करें, तो कोल का कंसंट्रेशन एज ए स्टेट जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड लाइज करता है, उड़ीसा लाइज करता है, छत्तीसगढ़ लाइज करता है, वेस्ट बंगाल लाइज करता है। तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और मध्य प्रदेश है, ऐसे स्टेट्स है। फाउंड प्राइमरली इन गोंडवाना कोल फील्ड्स वाइटल फॉर पावर जनरेशन। लेकिन बस इस छोटा नागपुर प्लेटू में गोंडवाना यानी कि जो साउदर्न रीजन है वहां पर भी कोल पाया जाता है, जैसे कि आप नवेली जैसी जगह तमिलनाडु में, वहां पर आप देख सकते हो। वाटर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, बोला कि अगर हम वाटर की बात करते हैं भी एक रिसोर्स तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडस रिवर, गंगा रिवर का जो प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो प्लेन्स क्रिएट करती है असम में, पेनिसुलर रिवर सिस्टम जो साउदर्न रिवर है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो ये लोग अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो आपकी बेसिन फॉर्म करके, abundant in river basin but highly variable due to the seasonal rainfall। अच्छा, ये रिवर जो है उसमें से नदर्न रिवर जो है वो प्रीनेनियल है, इनके पास होल ईयर वाटर रहता है। लेकिन जो साउदर्न रिवर है ये क्या है, ये रेनफॉल पे डिपेंड रहती है, ये पहाड़ी नदियां है, ये सूख जाती है गर्मी के समय में, और फिर से जो रेनी सीजन आता है तो फिर से इनके पास वाटर आ जाता है। आप देखते हो बिहार में भी ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे लेक है, ठीक है, वाटरफॉल है, जो जब रेनफॉल होता है उसी समय वो वर्क करता है, उसी समय वो आपको वाटरफॉल दिखेगा। विदाउट वाटरफॉल अगर आप जाओगे तो अभी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेजर कोलफील्ड ऑफ इंडिया की, तो झरिया, बोकारो, सिंगरौली, पेंच का काना, सिंगरेनी, लिग्नाइट कोल, यहाँ पर लिग्नाइट जो कोल का टाइप है, तालचेर जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में, रानीगंज है। तो ये सारे जो है मेजर कोलफील्ड है, इसको भी आप लिख लोगे, हो सके तो इसको आप एक मैप में लोकेट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इमीडिएट इकोनॉमिक गेन एंड फ्यूचर सिक्योरिटी। डिप्लेशन होता है, फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड वाटर एग्जॉस्ट सप्लाई, लिविंग लिटिल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब अगर हम रिसोर्स को वाइडली यूज नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड वे में यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, डैमेज होंगे। पॉल्यूशन की बात करते हैं, माइनिंग एंड ओवर यूज डैमेज इकोसिस्टम एंड कंटिमिनेट वाटर लीडिंग टू द सेवर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है। Social impact, displacement and loss of livelihood create a long term instability for local communities। a long term instability create करते हैं, क्या create करते हैं, long term instability create करते हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्स कर्व्स डिस्क्राइब द अर्ली वेयर रिसोर्स रिच कंट्रीज ऑफन स्ट्रगल विद द लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट है जहां पर रिसोर्स तो है लेकिन उतने ज्यादा डेवलप नहीं। तो बस रिसोर्स होना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। रिसोर्स होने के अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी होने चाहिए, आपके पास इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जिससे आप उस रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करोगे, उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाओगे, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं तो उड़ीसा के पास भी रिसोर्स है लेकिन उड़ीसा इतना ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप तो नहीं है। बट झारखंड के पास रिसोर्स है, झारखंड इकोनॉमिकली डेवलप है। इसके पीछे उसके टेक्नोलॉजी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है ये सब मैटर करता है। ओवर रिलायंस, a heavy dependence on the one community makes the national economy highly vulnerable to volatile global price swings। मतलब ग्लोबल प्राइस स्विंग्स, ग्लोबली जो उस पे मिनरल्स का वैल्यू होना चाहिए उसको मैच नहीं कर पाता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, वीक गवर्नेंस,
wealth from resources often fuel corruptions and discourage the creation of strong transparent public institutions। या जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करते हैं, और इसी कारण काफी ज्यादा पीछे जा रहे हैं हम लोग रिसोर्स के मामले में, उसके यूजेस के मामले में, टेक्नोलॉजिकली उसको एक्सेसिबल बनाने के मामले में। स्टेप फेल्ड डाइवर्सिफिकेशन, resource boom can make other sector like manufacturing or agriculture uncompetitive, preventing a healthy balanced economy। ये क्या प्रोवाइड करता है? हेल्दी बैलेंस्ड इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब अगर हम सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं उसके बाद हम रिसोर्स का यूज करते हैं तो हम एक वाइजली यूज कर पाएंगे रिसोर्स। Responsible stewardship ensure the long term health of our planet through the this core practice। सिंपल सी बात, अगर आपको रिसोर्स बचाना है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करो, आप जुडिशियरी वे में रिसोर्स को यूज करो, इससे आपके रिसोर्स बच जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी यूज ओनली व्हाट इज नेसेसरी टू इंश्योर रिसोर्सेज रिमेन फॉर द फ्यूचर। मतलब अगर हम कोई रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो हम इस वे में यूज नहीं करेंगे इन्वायरमेंट डैमेज हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, इस वे में यूज करेंगे। 3R फ्रेमवर्क जो होता है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, और एक रिफ्यूज होता है, और एक रिप्रोड्यूस होता है, तो 5R जैसा कॉन्सेप्ट भी अपनाएंगे, इससे भी रिसोर्स बच जाएगा। तो या तो 3R आप अडॉप्ट करो या 5R अडॉप्ट करो, उससे रिसोर्स बच जाएंगे। कंजर्वेशन प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस। आपको प्रोटेक्ट करना होगा इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, ताकि मेंटेन कर पाए नेचुरल बैलेंस को। इक्विटी, मैनेज रिसोर्सेज फेयरली सो ऑल कम्युनिटीज बेनिफिट नॉट जस्ट अ फ्यू। मतलब अगर हम मैनेज करते सारे रिसोर्सेज को फेयरली सो ऑल कम्युनिटीज बेनिफिटेड नॉट जस्ट अ फ्यू, अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज का तो इससे सारी कम्युनिटी को बेनिफिट होता है, किसी एक ग्रुप को बेनिफिट नहीं होता है। एक बड़ी मतलब सुटेबल और कंडीशन है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है बड़ा ही फेमस सा पॉइंट है, पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस इज प्राइमरी एग्जांपल ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। देखिए पहले इसको रफली जानते हैं फिर वर्ड बाय वर्ड आएंगे। जैसे पंजाब का एग्जांपल लेंगे, हरियाणा का एग्जांपल लेंगे, तो नेचुरली इनके पास कोई इरिगेशन के बहुत बड़े सोर्सेज नहीं है। अगर हम सतलुज रिवर और उसके द्वारा बनाए गए कैनाल्स, इंदिरा गांधी कैनाल्स को हटा दे, तो नेचुरली इनके पास कोई रिवर नहीं है जिससे प्रॉपरली इरिगेशन हो। फिर भी पंजाब और हरियाणा अपने टोटल एरिया का 80% पे एग्रीकल्चर करते कैसे, किसके भरोसे वो एग्रीकल्चर करते हैं? वो करते हैं ग्राउंड वाटर के भरोसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनके पास वेल्थ है। और मान लीजिए 100 मीटर और भी ज्यादा डेप्थ कर देंगे वाटर निकालने के लिए, और इस तरह से वो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन करने में एक तो ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होता है, कंटिन्यू लैंड में वाटर रहने से लैंड का जो नेचर हो जाता है सॉइल का, वो सैलाइन हो जाता है। और इसका जीता जागता पंजाब एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास रिसोर्स है, अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पैडी कल्टीवेशन ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव राइस क्रॉप्स इज द मेन वर्किंग कॉज ऑफ रैपिड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। पंजाब सुटेबल नहीं है राइस के लिए, राइस के लिए ईस्टर्न पार्ट सुटेबल, नेचुरली ईस्टर्न पार्ट के पास वाटर है, बट पंजाब राइस का अच्छा खासा एग्रीकल्चर करता है भरोसे किसके? ग्राउंड वाटर के। तो ये गलत चीज है। पंजाब वाला जो रीजन, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट रीजन है, वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, बट पंजाब राइस करता है, राइस के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा वो ग्राउंड वाटर से निकालता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। Falling water tables, continuous pumping has caused water levels of a pump list requiring deeper, more costly wells। मतलब ये यहाँ पर कॉस्टली वेल्स लगाते हैं और भी ज्यादा डेप्थ बढ़ा देते हैं, बट पैसे की कमी नहीं है। पंजाब की जो किसान होते हैं बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। पुअर रिचार्ज, रिचार्ज मतलब ये फोन का रिचार्ज की मैं बात नहीं कर रहा। पुअर रिचार्ज मतलब कि जिस रेट से कंजम्पशन उसका होता है ग्राउंड वाटर का, क्या उस रेट से रिफिल हो पाता है? ग्राउंड नहीं हो पाता है, और इसीलिए डिप्लेशन कंटिन्यू होते जाता है। कंटिन्यू ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन होते जाता है। लॉन्ग टर्म थ्रेट, expert warn that falling to diversify crops will lead to the severe water scarcity in the near future। और पंजाब हरियाणा या इसके जैसी हरकत करने वाले जो भी स्टेट हैं, आप देखोगे कुछ सालों के अंदर वो सेवर वाटर स्कार्सिटी फेस करेंगे। करना क्या है? फिर से जुडिशियरी यूज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्ट करना है, जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे। द सीमेंट इंडस्ट्री इज अ वाइटल बट हाई इम्पैक्ट सेक्टर। देखिए सीमेंट के बिना हम अभी के टाइम में जीवन को एज्यूम नहीं कर सकते। सीमेंट जो है एकदम नेसेसरी चीज है, और सीमेंट जो है सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है। सीमेंट की पहली इंडस्ट्री जो सेटअप होती है तमिलनाडु में,
Energy intensive clean operations require massive energy input, making it one of the most power hungry industries. High emissions, chemical productions and fuel use make it major source of the global greenhouse gas emissions. ये क्या क्रिएट करते हैं? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस emissions क्रिएट करते हैं. Resources impact raw materials, quarrying, destroy local habits and causes significant soil erosion. ये क्या और cause करते हैं? तो significant soil erosion cause करते हैं. Green shift, companies are increasingly adopting sustainable alternatives like fly ash and clay-based cements to lower their carbon footprints. मतलब एक तो बालक की जहां पर इंडस्ट्री सेटअप है वहां पर आप लॉट ऑफ प्लांट्स आप प्लांटिंग कीजिए, एफोरेस्टेशन कीजिए, क्योंकि जो सीमेंट के वेस्टेज होते हैं ये लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट में कंटिन्यू फ्रीली मूव करते रहते हैं, इससे पूरा इन्वायरमेंट डैमेज होता है. इसके लिए या तो आप एकदम दूर रखो हैबिटेशन से, पॉपुलेशन से, इस इंडस्ट्रीज को प्लांटिंग बहुत ज्यादा कर दो ताकि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बन जाए. ग्रीन शिफ्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वो प्लांट कर देंगे, इसके जो राख है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, इस तरह से हम सीमेंट इंडस्ट्रीज और उससे हो रही हानियों से बच सकते हैं. फिर एक बढ़िया सा तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जुडिशियल यूज, एकदम और रामबाण जो होता है ना हर चीज में काम करता है, उस टाइप का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जुडिशियरी यूज, इस बात को याद रखोगे. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बॉक्स से एक क्वेश्चन है कि ब्रिक्स आयुर्वेदा इज ए ब्रिक्स आयुर्वेदा क्या होता है? इज द एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ प्लांट लाइफ एंड हॉर्टिकल्चर. ये प्लांट की लाइफ, हॉर्टिकल्चर मतलब वो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उसके लिए. होलिस्टिक केयर, इट कवर्स द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सेलेक्टिंग हेल्दी सीड्स टू सॉइल ट्रीटमेंट एंड न्यूरिशिंग ट्रीज फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ. मतलब कि किस तरह से हम बचा सकते हैं पेड़ पौधों को, उसका एक प्रोसेस होता है जिसे ब्रिक्स आयुर्वेदा बोलते हैं. ऑर्गेनिक हीलिंग मतलब केमिकल का यूज नहीं करेंगे, मैन्योर का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इससे एनवायरमेंट भी बचेगा, सॉइल भी बचेगा, प्रोडक्शन भी सही होगा. It uses traditional natural recipes to diagnose and treat plant disease without chemical fertilizer or pesticides. मतलब बिना पेस्टिसाइड्स का, बिना केमिकल फर्टिलाइजर का आसानी से डिजीज को ट्रीट कर दिया जाता है. सस्टेनेबिलिटी, द प्रैक्टिस फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोमोटिंग मेथड्स दैट प्रिजर्व सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. किस चीज को प्रिजर्व करता है? तो सॉइल को, हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करता है. Proven wisdom compiled in ancient texts, its time-tested techniques are still studied today for their effectiveness in modern organic farming. ये लोग क्या करते हैं? मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. तो मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम मैन्योर का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, इस तरह से हम प्लांट को बचा सकते हैं, ब्रिक्स आयुर्वेदा जैसा टर्म ला सकते हैं. आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद जो होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा स्लो काम करता है, वो मानते हैं बात को, बट उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. और एक क्वेश्चन जो केस बेस से आ सकता है वो है सिक्किम का. सिक्किम पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल है, एक स्टेट है जो मैन्योर से एग्रीकल्चर करता है, पूरी तरह से 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है. वो कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो जाना जाता है? तो सिक्किम है. द स्टेट ट्रेडिशनली इंटायरली टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैनिंग हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. प्लास्टिक बैन, इट वाज द पायनियर इन बिगनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रिजर्व इट्स हिमालयन इकोसिस्टम. प्रिजर्व किया गया हिमालयन इकोसिस्टम में. ग्रीन कल्चर की बात करते हैं. इनिशिएटिव्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज फॉर एवरी न्यूबॉर्न encourage deep-rooted community committed to environmental मतलब की stewardship. इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, इनको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करेंगे, मैन्योर का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, ये कुछ अच्छी बातें होती है. रेजिलियंस की बात करें, डिस्पाइट सक्सेस इट कंटिन्यूअसली अडॉप्ट इट्स पॉलिसीज टू टैकल क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस लाइक फ्लड्स एंड टूरिज्म इम्पैक्ट. तो फ्लड तो उस कंडीशन से सिक्किम बहुत ज्यादा नहीं आता है, टूरिज्म इम्पैक्ट भी है, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट होता है वो हाई प्राइस में सेल होता है. ये वही सिक्किम है जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है कि ये लोग पुअर की तरह अपना जीवन जीते थे, बहुत ही संघर्ष से, जब ये ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करते थे, मतलब पुराने मेथड से जिसमें फर्टिलाइजर यूज करते थे. लेकिन जैसे ही इन्होंने इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, सिक्किम मॉडल बना पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे देश के लिए, कि कैसे आप मतलब खेती बाड़ी करके भी अच्छा सा प्रोडक्शन कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस रिसोर्स
use is critical for sustainable future. Preventing exhaustions. Carefully management ensures finite and non-renewable resources remain available for future generation. ये किसके लिए अवेलेबल है? फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल है. प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. वाइज कंजम्पशंस, मिनिमाइज पॉल्यूशंस एंड हैबिटेट लॉस, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ. ये मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को मैनेज करता है. इफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शंस, इफिशिएंसी, वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना. जो भी आपके पास वेस्ट है, 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या 5R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं और यूज करके हम इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं. और मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिप्रोड्यूस, ये 5RS वाली जो बात थी उसको अडॉप्ट करके हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. लोअर्स डिमांड, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड रिड्यूस द नीड फॉर न्यू हार्मफुल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन. मतलब जो भी हार्मफुल चीजें हैं उससे आसानी से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को, सॉइल को, वाटर को, इन सबको बचा सकते हैं और अच्छा से रह सकते हैं. क्योंकि जिस चीज का आप रिस्पेक्ट करोगे चीज भी आपको रिस्पेक्ट करेगा. एग्जाम्पल के लिए रिसोर्स. अगर इंडिया की बात करते हैं तो बस बालक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और इसके लिए पॉइंट है सोलर लीडरशिप. इंडिया के पास स्कोप है, ट्रॉपिकल जोन में लाइज करते हैं, सनलाइट डायरेक्ट फॉल होता है, सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं. लार्ज स्केल में आप सोलर एनर्जी जनरेट करोगे और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल है, इसका लिमिट नहीं है, इसका कोई नेगेटिव आउटकम्स नहीं है. इस तरह की फोकस करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकते हो. और कंट्री की डेवलपमेंट डिसाइड होती है कि आप कितने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हो. Energy transition major project like the Badla Solar Park showcase India's shift towards a renewable forecast, fostering both climate actions and economic growth. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट एक्शंस के लिए, कि क्लाइमेट भी डैमेज ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, उसके लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस करेंगे. रिसोर्स इक्विटी, इंडिया में हर किसी को इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, वाटर हो, एयर मिले, प्रोटेक्ट हो जाए वल्नरेबल ग्रुप फ्रॉम द हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन से, जैसे कि मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्रीज के आसपास कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है तो उससे वो बच सके. इस तरह से डेवलपमेंट होता है किसी भी नेशन का. किसी भी रिसोर्स को इस तरह से बचाया जाता है. और इस तरह से पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट करते हैं. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग हैं, टेलीग्राम पे हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो. 24/7 हमारे पास अवेलेबल है. नई टेक्नोलॉजी के साथ एआई, मतलब एआई के सपोर्ट से भी हम लोग अच्छा से आपके सामने जो चीज रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक ये जो नया बुक है इसके आपके पहले भी लास्ट फर्स्ट वीडियो में बोले थे कि इसके आपके पास सोर्सेज नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास सोर्सेज नहीं है. हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग मेहनत करके जितना भी हो सके, जितना बेस्ट फॉर्म हो सके प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप जुड़िए हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी चीजों को बेहतरीन कीजिए. बेहतरीन मतलब कुछ भी न बचे. अगर चैप्टर पढ़े इससे कुछ न बचे, खत्म कर दी सारे चैप्टर को. और इसके अलावा जो भी आपके मतलब बेनिफिट के लिए रिक्वायर्ड चीजें होगी, हमारी टीम मिलकर के इस पे कंटिन्यू काम करेगी और आपके लिए एकेडमी जो है, जो एजुकेशन है, उसको और स्मूथ बनाने के लिए काम करेगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.